चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड आपका वाकई होता कैसे है, आज हम इसके रूप में परिपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका ब्लड होता है, यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक होता है, जिसके माध्यम से हमारे जो शरीर में एक कनेक्टिविटी होती है, एक संयोजी होता है, एक कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड को। तो ब्लड का जो अध्ययन होता है, एक होता है सेरोलॉजी से या एक होता है हेमेटोलॉजी से। अब सबसे बड़ी बात होती है जो ब्लड हमारे शरीर में होता है कैसे पाया जाता है, किस रूप में होता है, इसका कार्य क्या है और साथ ही हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट करता है, इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड का इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ब्लड वाकई होता कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्लड आपका वाकई होता कैसे है। तो ये प्राकृतिक में कोलॉइड होते हैं। अब यहाँ पर कोलॉइड शब्द आ गया। कोलॉइड का मतलब यही होता है एक चिपचिपापन, अर्थात ये जल से थोड़ा भारी होते हैं। और यूं कह सकते हो कि जो कोलॉइड होता है, यह कोलॉइड का जो कण की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की होती है। अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं तो ब्लड तो आपका एक लिक्विड फॉर्म होता ही है, ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन इसको आप लोग पार्चमेंट पेपर से पार नहीं करा पाओगे। अगर हम इसको पार्चमेंट पेपर से पार कराएंगे तो इसका आंशिक भाग कुछ न कुछ उस पार्चमेंट पेपर पे रुक जाएगा। अगर वो वास्तविक विलयन होता तो सारे के सारे जो कण होंगे, अवयव होंगे, वो पार्चमेंट पेपर को आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका ब्लड है या कोलॉइड है, यह पार्चमेंट पेपर को पार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रक्त में उपस्थित जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इसके जो कणों की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। और यहां पर कह सकते हो कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो सबसे बड़ी बात, जो आपका एक रक्त होता है, जो आपका रक्त बनता है कैसे है, यह लिक्विड और ठोस दोनों के मिलने से आपका रक्त बनता है। जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है उसका जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था। और जो उसमें कण के रूप में उपस्थित होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपका परिक्षेपण माध्यम होते हैं। परिक्षेपण माध्यम। अब जैसे ही परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाते हैं तो एक प्रकार का अधिक श्यानता वाला एक द्रव बनता है, जिसको आप पार्चमेंट झिल्ली से पार नहीं करा पाते हो। जैसे अगर कोलॉइड जैसे होता है, क्रीम होता है, जैसे आप पेप्सोडेंट होते हैं, ये जो चीजें होती है आपके कोलॉइड होते हैं। कोलॉइड का मतलब इसके विलयन से नहीं है, कोलॉइड में उपस्थित जो आपके परीक्षण माध्यम है उसके कणों से मतलब है। तो यहाँ पर जो कणों की साइज होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे कोलॉइड। तो आपका जो खून होता है या जो आपका ब्लड होता है, जो हमारा रुधिर होता है, वो आपका प्राकृतिक में कोलॉइड होती है। कोलॉइड का मतलब मोटा द्रव। अब हम बात करते हैं इसके पीएच मान की। तो जो ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू होती है, क्योंकि जो पीएच वैल्यू यह बताता है कि कौन सा विलयन आपका अम्लीय होगा, कौन सा विलयन आपका क्षारीय होगा, कौन सा विलयन आपका उदासीन होगा। तो यहाँ पर एक कोलॉइड है, तो यहाँ पर यह भी आपको पता चलेगा कि कोलॉइड में जो कण है, जो आपके परिक्षेपण माध्यम के कण होंगे, आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होंगे। तो जैसे ही इसको हम लोग परिक्षिप्त अवस्था में मिलाएंगे, था तो उसको ठोस को द्रव में या द्रव को ठोस में मिलाएंगे, वैसे ही एक प्रकार का मोटा सोल्यूशन तैयार होगा और वो सोल्यूशन आपका क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय इसलिए होगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। अब हम बात करेंगे कि जो रक्त होता है एक तरह का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक से तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर में कनेक्शन रखे, जो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी रखे। जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू का मतलब ऊतक, ऊतक का मतलब यही होता है कि जो हमारे शरीर के आंतरिक टूटी फूटी सेलों को क्या करे, फिर से जोड़े या उसको रिकवर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। जैसे जो ब्लड होता है हमारे शरीर में जैसे प्रवाहित होता है, तो हमारा ब्लड जो होता है हमारे तापमान को नियंत्रण करता है, हमारे अंदर पोषक तत्व को नियंत्रित करता है, साथ ही हमारे एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है। अब हम बात करेंगे कि जो संयोजी ऊतक होता है, जो ब्लड होता है, एक तरह का हमारे शरीर में कनेक्टिविटी रखता है। अगर ब्लड खत्म होते ही अगर आपका शरीर के अंदर जान नहीं रहेगा या आप मर गए तो उस समय आपका ब्लड रुक जाता है या ब्लड सर्कुलेट रुक जाता है।
तो यहाँ पर हमको यही चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा और तब तक ये ब्लड जो होता है हमारे शरीर में एक कनेक्टिविटी रखता है। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे इसका जो निर्माण होता है, अगर खून है तो उसका निर्माण भी तो होगा, तो यह जो होता है भ्रूण से वैक्स तक होगा। अब जैसे भ्रूण का मतलब ये होगा बच्चा नहीं, भ्रूण का मतलब बच्चा नहीं, जो पेट में महिलाओं के जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनमें एक भ्रूण होता है। जैसे जो अभी भ्रूण होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके जो उसमें तो हड्डी नहीं होगी, जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यहाँ पर आपका न तो उनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास होता है, तो इसमें जो होगी, जो भ्रूण में होगी, जो छोटे छोटे जो शिशु होंगे, जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने 9 महीने के होंगे, तो उसमें जो खून बनता है आपका किससे बनता है? लीवर के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? लीवर के द्वारा। जो छोटे छोटे भ्रूण में, जैसे आपकी प्रेग्नेंट हो गई कोई महिला, गर्भवती है, गर्भावस्था में है, तो उसमें भ्रूण होता है। तो भ्रूण का मतलब यही होगा कि जो भ्रूण होंगे उसमें जो ब्लड बनेगा वह किसके द्वारा बनता है? लीवर के द्वारा। अब बात हम करते हैं वैक्स। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में जो खून बनता है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो जो हमारे हड्डियों के बीच में होता है, ये आपका होता है बोन मैरो। तो जो खून का निर्माण होता है हमारे शरीर में उपस्थित, हमारे हड्डी के बीच में उपस्थित बोन मैरो से होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका खून का निर्माण वैक्स में कहाँ होता है? तो खून का निर्माण वैक्स में उसके बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के बीचों बीच होता है, या हड्डियों में उपस्थित होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे बहुत लोग मांसाहारी है, तो आप लोग मुर्गा खाते ही होंगे, सोचिएगा मुर्गा तो खाते होंगे, तो वहां पर जो उसका लेग पीस होता है, तो जब जिसको आप चबाते हो, तो जो मुर्गे का या जो उसका लेग पीस होता है, लेग पीस के अंदर एक जाली नुमा आपका होता है, जिससे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। देखिए कहे पे लोग कहते हो कि बड़ा ताकत आ जाएगा इसके खाने से, तो भैया वो होता है आपका बोन मैरो। अब हम बात करते हैं स्टोर का होता है। स्टोर का मतलब जैसे गोदाम, जैसे खून आपका जमा कहाँ होता है? लोग कहते हैं कि खून आपका हार्ट में जमा होता है। अरे पगलू, हार्ट में जमा हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हार्ट फट न जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा ना। तो यह गलत अफवाह है। जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट में नहीं होता है भैया, पहली बात सुन लो, ये हार्ट में नहीं होता। 300 ग्राम में कितना लीटर खून रखोगे? नहीं ना रख पाओगे, फट सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप स्वर्ग सिधार भी सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका खून का जो स्टोर होता है स्प्लीन में होता है। प्लीहा जो हमारे शरीर के पेट के उदर में बाएं हिस्से में होता है, जहां पर होता है आपका प्लीहा। प्लीहा में ब्लड बनता है और ब्लड मरता भी है। अगर कहा जाता है ब्लड का कब्रिस्तान, जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? वो होता है आपका ग्रेवयार्ड। क्या होता है? ग्रेवयार्ड कहाँ पे होता है प्लीहा, स्प्लीन में। तो यहाँ पर आपका ब्लड बनता है और यहाँ पे आपका ब्लड खत्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लीहा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी के जो कण मरते हैं, जो 120 दिन तक रहने के बाद वो मर जाते हैं, तो कहां पर आते हैं? वो प्लीहा में आते हैं। ठीक है, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाएगा, प्लीहा को, और प्लीहा को ही आपको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जैसे अब हमने ब्लड के बारे में तो लगभग सीखा, अब इसमें ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल। यह बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे इसी की वजह से हमारा खून में चिपचिपापन होता है। अगर ज्यादा इसकी वृद्धि हो गई, यह देखा जाए तो खून में हमारे 200 ग्राम डेसीलीटर में होता है। जो खून का जो नपाई होती है, और यहाँ जो पैरामीटर बनता है वो डेसीलीटर में बनता है। तो जो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसकी वजह से सामान्य मनुष्य के अंदर या जो मनुष्य के अंदर जाहिर सी बात है हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक रीजन है, जैसे आप लोग क्या करते हो, तेली चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे ड्राई फूड हुआ, बादाम हुआ, मुनक्का हुआ, आपका बहुत सारे ऐसी चीजें जो प्रोटीन्स है, जिसको आपको खाने पर ज्यादा से ज्यादा आप में तैली लेते हो। जैसे आपका चाट हुआ, चाउमीन हुआ, ऐसी चीजों से आप लोग खाओगे तो इसमें होता है तैली। और ये जो तैली होगा, ये हमारे खून के माध्यम से
हमारे हार्ट पे जाकर ये चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है और हमको सांस लेने में कठिनाइयां होती है। जैसे हमको सांस लेने में कठिनाइयां होगी, हमारा बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होने की वजह से फिर आप स्वर्ग सिधार जाओगे। इसीलिए आप लोग कम तैलीय खाएं, फिट रहे, स्वस्थ रहे और जहां पे भी रहे मस्त रहे। अब हम बात आगे करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो भैया जो ये हीमोग्लोबिन होता है, इसी के वजह से हमारा खून लाल होता है। हमारा जो लहू होता है क्या होता है? लाल होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका होता है आयरन, Fe। यह मेल में होता है आपका 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फीमेल में होता है 13 ग्राम डेसी प्रति लीटर। यह मेल में आपका ज्यादा होता है और फीमेल में आपका कम होता है। इसका रीजन है जो ये हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन मिलता है, यह मेल में ज्यादा मिलता है और फीमेल में कम मिलता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो यही रीजन है, क्योंकि उनके अंदर आपका आयरन ज्यादा है, इसलिए वो मर्द को दर्द नहीं होता है। एक बार ठोका जाए तो मर्द को हमेशा के लिए दर्द हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मर्द को भैया दर्द होता है, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो मर्द को दर्द होगा। अगर यह देखा जाए तो जो मेल होगा, मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो हमारे जो खून, जैसे हम लोग खून का जांच कराते हैं तो जो खून में जो सारा पैरामीटर बनता है वह डेसीलीटर में बनता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से हार्ट अटैक की संभावना होती है और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आपका मिलता है आयरन, जिसकी वजह से आपकी जो शरीर होती है, जैसे मेल का जो शरीर होता है एकदम कठोर होता है और महिलाओं में इसकी कमी के होने की वजह से वो थोड़े से आपके कोमल होते हैं। तो यहाँ पर आप चीजें सीख रहे हो कि ये जो आयरन है इसमें अगर वृद्धि होगी तो हीमोग्लोबिन में अच्छी वृद्धि होगी, साथ ही साथ इसमें भी वृद्धि होगी। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सीखिएगा, हीमोग्लोबिन में जो मेल होता है, मेल में जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में होगा 13 ग्राम डेसीलीटर। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब पैरामीटर्स वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, अगर वहां से जीएस से बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे शरीर में ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम खोज विलियम हार्वे जी ने किया था। जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है उनके बारे में सर्वप्रथम ज्ञापन किसने दिया था? वह थे वैज्ञानिक विलियम हार्वे जी। अब हम जानते हैं कि ब्लड का कार्य क्या है। जैसे हमारे शरीर में अगर ब्लड है, अगर हमारे शरीर में कोई भी पार्ट है तो उसका कोई ना कोई जरूर कार्य होता है। तो आज हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर में जो ब्लड होंगे उनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। जैसे एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने देखा होगा 80 के स्पीड से आपका ब्लड आता है, 120 की स्पीड से आपका ब्लड जाता है। जैसे आपका बीपी लो, फिर आपका बीपी हाई, 80 के स्पीड से जाएगा, 120 की स्पीड से चला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज सीखिएगा कि जो ये तापमान नियंत्रित करता है, ये जो आपका तापमान नियंत्रित कौन करेगा? ब्लड सर्कुलेट से करेगा। जैसे जैसे आपके शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन एक सही पैमाने पर होगा, वैसे वैसे आपके शरीर का एक तापमान नियंत्रण की दिशा में हो जाता है। जैसे ही आपको मच्छर, डेंगू बीमारी, टाइफाइड, ये सबको मच्छर के काटने से डेंगू, टाइफाइड या ऐसी बीमारियां होती है, उससे हमारा जो होता है प्लीहा डिस्टर्ब होता है। और प्लीहा डिस्टर्ब होने की वजह से, देखो प्लीहा डिस्टर्ब अगर होगा तो प्लीहा आपका क्या है? ब्लड बैंक है। और ब्लड बैंक का होने का वजह क्या है कि अपना जो खून है उसमें भी आपका वायरस आएगा, और वायरस आने की वजह से जो हमारा ब्लड जो शुद्ध था वह थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होने की वजह से जो हमारे शरीर का क्या होता है? तापमान ज्यादा डाउन हो जाता है। उस समय हम लोगों को टाइफाइड के समय ज्यादा ठंडी लगती है, जिसकी वजह से हम लोग की जो शरीर होती है असंतुलन की स्थिति में होती है। तो प्लीहा के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन मतलब यही है कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कुछ चीजें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है, कुछ चीजें जो है एनर्जी के रूप में हमारा जो ब्लड होता है वह सब अंगों की ओर पहुंचा देता है, अर्थात वह
रिसीव करके उनको डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ब्लड होता है वो यहाँ पर एक और कार्य करेगा कि हमारे जो शरीर में जो जितने भी पोषक तत्व है इस पर भी वो परिवहन का कार्य करता है। अब तीसरी बात है गैसों का परिवहन। अब भी जानते हो कि सामान्य मनुष्य में दो गैस कॉमन होती है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा जो ब्लड है ये फेफड़े के पास ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से जो बेकार गैसें होती है CO2 गैस होती है इसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर ब्लड जो होता है एक तरह का और भी काम करता है कि हमारे जो शरीर में गैसों का परिवहन करता है, जैसे O2 को ले जाता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर से दूर ले जाता है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र का परिवहन। उत्सर्जन तंत्र का परिवहन का मतलब यूरिन से है, आपके अपशिष्ट पदार्थ से है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका अच्छे से सर्कुलेट रहेगा, अगर आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी स्थिति में रहेगी तो आपका यूरिन भी सही होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। तो यह जो है आपका ब्लड के कार्य रहे हैं। पहला था तापमान नियंत्रण, दूसरा था पोषक तत्वों का परिवहन, तीसरा था गैसों का परिवहन। और गैसों के परिवहन में आपका क्या है O2 है और साथ साथ CO2 है। फिर आपका यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन का भी परिवहन यह करता है। तो अब आप आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो चलिए हमने ब्लड के बारे में जाना कि ब्लड क्या होता है, कैसे होता है और इसका कार्य क्या है, इसका परिसंचरण कैसे है। अब हम जानेंगे कि ब्लड बनता कैसे है। सबसे बड़ी बात ब्लड बनता कैसे। तो देखिएगा ब्लड आपका दो चीजों से बनता है, एक लिक्विड फॉर्म है, एक आपका सॉलिड फॉर्म है, मतलब द्रवीय रूप या तरल रूप, और एक आपका ठोसी रूप। दोनों को मिलाने से एक तरह का कोलाइड बनता है। क्या बनता है? कोलाइड। उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड। अब देखिएगा इसमें होता है प्लाज्मा और इसमें होता है आपका कॉर्पल्स। प्लाज्मा और कॉर्पल्स को हम लोग रुधिराणु कहते हैं। जैसे कि अगर ब्लड मान के चलो किसी सामान्य मनुष्य में 100% है, कितना है? 100% है। अगर किसी भी सामान्य मनुष्य में जो ब्लड होता है वह 100% है, कितना है? 100% है। अब उसमें जो प्लाज्मा का जो हिस्सा होगा वह होता है 55% से 60%। जो हमारा ब्लड होगा वह ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोग देखते हो कि जो हमारा ब्लड होता है वह बहता है, और बहता किसमें गुड़ाता है? द्रव में होता है। बहना किसमें होता है? द्रव में होता है। तो इसीलिए इसकी संख्याएं इसकी जो क्वांटिटी होगी ज्यादा रखी जाती है। और जो इसकी जो क्वांटिटी होती है किसी भी ब्लड में 55 से 60%। और हम बात करते हैं कार्पल्स की, रुधिराणु। यह ठोसी फॉर्म में होंगे। ठोसी फॉर्म होने का मतलब है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स यह लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, यह कण रूप के रूप में होंगे। इसीलिए कहा जाता है इसको रुधिराणु कणिकाएं, मतलब कणों के रूप में जो होते हैं। तो उनकी जो साइज होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की, क्योंकि ये कोलाइड है और कोलाइड की साइज इतनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्पल्स में। कार्पल्स आपके 3 टाइप में होते हैं। एक आपका आरबीसी होता है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है। मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और आपका प्लेटलेट्स होता है। तो सबसे बड़ी बात इसका एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। जैसे एक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, तो इसका भी नाम वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं एरियोथ्रोसाइड। एरियोथ्रोसाइड। इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइड, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो कहोगे एरिथ्रोसाइड, दूसरा डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? ल्यूकोसाइड, और तीसरा प्लेटलेट्स का क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। अब इसके जो है कण है, तो हम लोग कणों की संख्या के आधार पे बात करेंगे, कणों की साइज पे नहीं। अभी हम कणों की संख्या पे। तो जो रुधिराणु में हमारे जो कार्पल्स में जो यह आरबीसी होगा यह 45 लाख से 50 लाख प्रति क्यूमेक एमएम में होता है। प्रति क्यूमेक एमएम में होता है। मतलब कह सकते हो आपकी जो कार्पल्स में अगर ये 100% है तो इसका 95% हिस्सा किसका होगा? आरबीसी का। हमारे जो ब्लड में सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसकी होती है? आरबीसी की। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी अर्थात ल्यूकोसाइट। जो इसकी संख्याएं होती है यह 500 से 9500 अर्थात लगभग 10 लाख प्रति क्यूमेक एमएम में होता है। और
इसकी जो कणों की साइज होती है लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी जो जीवन काल होती है, सॉरी आगे चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण या बोल सकते हो प्लेटलेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे ब्लड के लिए। अगर अगर ये प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है तो हमारे खून में थक्का नहीं बन पाता है। खून के थक्का न बनने से हमारे जो शरीर में 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वह लगातार प्रवाहित होता है, जिससे आप मूर्छित हो सकते हो और लगातार ब्लड निकलने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी कणों की संख्या हमारे कार्पल्स में कितना होगा। तो इसके जो कणों की संख्या होगी 2 लाख से 2 लाख क्यूमेक प्रति mm। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा 95% आरबीसी होता है और 5% में हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे। देखिए संख्या इसकी, देखिए इसकी संख्या 45 से 50 लाख है, इनकी संख्या लगभग 10 लाख 10 लाख है और इनकी संख्या कितनी है 2 लाख है। तो इससे यही होता है कि अगर कणों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो आरबीसी सबसे अधिक, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाकर। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा वाकई चीज क्या होती है। तो प्लाज्मा आपका एक तरल होता तो लिक्विड फॉर्म में ही, लिक्विड का ही हिस्सा होता है, ये आपका तरल होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, अगर हम 100% मान लेते हैं, 100% अगर प्लाज्मा है तो उसमें 90% जल होता है, 90% वाटर होगी और 10% में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका होता है शुगर या आपका होता है मान के चलो सुक्रोज, आपका होता है फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान के चलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके होता है इनऑर्गेनिक में। और इन दोनों को मिलाने से हमारा प्लाज्मा मिलता है। क्या बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा और कार्पल्स को मिलाने पर हमारा क्या बनता है ब्लड बनता है। और जो ये आपका प्लाज्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जो कार्पल्स होता है ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो कार्पल्स की जो कणों की साइज होगी वो आरबीसी की भी होगी, डब्ल्यूबीसी की होगी तथा वह प्लेटलेट्स की होगी, जिसकी साइज होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब हम आगे बात करेंगे इनके जीवन काल पे। तो भैया जो इनकी जीवन काल होगी यह आपका 120 दिन जीता है। यह आपका कितना दिन जिएगा 2 से 4 दिन, यह आपका 7 दिन। अब लाइसोसोम, एक आपने सुना होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मार देता है और मारने के बाद ये इनको क्या करता है खा भी जाता है। तो आपका डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसके कारण मरते हैं लाइसोसोम्स के कारण। और जो ये आपका आरबीसी होता है ये आपके एप्सिलिन से बनता है, एप्सिलिन से, जिसको हम लोग कहते हैं एस्पिलिन। यहाँ पर कहां पे लिखे देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एस्पिलिन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीज को, एक आपका एस्पिलिन है दूसरा आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो होता है यह प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के कणों को मारता है। जो आपका एप्सिलिन है यह आरबीसी को मारता है, लेकिन इसकी क्वालिटी है यह केवल मारेगा खा नहीं पाएगा। अर्थात अगर आपकी आरबीसी मर जाती है, आरबीसी की कण अगर मर जाती है तो एक लाश की तरह हमारे खून में लगातार फ्लो करती रहेगी और जैसे ही फ्लो करती रहेगी प्लीहा के पास जाएगा, प्लीहा उसको क्या करेगा खा जाएगा। इसीलिए प्लीहा को क्या बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि जो आरबीसी होता है मर तो जाता है एस्पिरिन के कारण, लेकिन दफनाया कहाँ जाएगा, दफनाया जाता है आपके प्लीहा में। इसीलिए हम लोग प्लीहा को क्या बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। और उसी प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड बैंक। मतलब कि इसके 2 नेचर्स है, एक तो ब्लड भी जुटाता है और फिर पकड़कर मारता भी, अर्थात जिलाता भी है और कूटता भी है। तो यहाँ पर आप लोग सीखे हैं कि प्लीहा क्या है। प्लीहा हमारे शरीर के दाएं हिस्से पेट उदर के में उपस्थित होती है। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो ब्लड है इसकी एफिशिएंसी अगर 100% है तो उसमें 55 से 60% आपका प्लीहा और 40 से 45% आपकी कार्पल्स।
और इसमें देखा जाए तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। अब हम बात करते हैं जो प्लाज्मा बनता है वो आपके 90% वाटर होता है और 10% आपका इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कार्पल्स, तो कार्पल्स आपके 3 टाइप्स में होते हैं, एक आपका आरबीसी होता है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट और इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। यह जो आरबीसी होता है यह आपके कार्पस में 45 से 50 लाख और इनका जो होता है 500 से 9005 लाख अर्थात लगभग 10 लाख के बराबर, ये आपका 2 लाख होता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन और इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन और इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन। और ये लाइसोसोम मारता है इनको है और मारकर वो खा जाता है, लेकिन ये जो आरबीसी होता है एस्पिरिन के कारण मरता है और इसका जो कब्र बनता है वह प्लीहा में बनता है, इसीलिए हम प्लीहा को कब्रिस्तान बोलते हैं, किसका? आरबीसी का। तो अब चलते हैं कार्पल्स के बारे में जानते हैं कि जो कार्पल्स है आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका आरबीसी होता है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है। ये जो होते हैं कण होते हैं ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है और साथ ही साथ इसके जो कणों का जो आकार होगा वह गोल होता है, लेकिन इसमें कमी होगी, यह गोल होगा लेकिन अंदर से चपटा हुआ होता है। यह ऊपर की ओर गोल रहेगा जैसे ऐसे टाइप में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे टाइप में, लेकिन अंदर यह क्या होगा? चपटा टाइप में होता है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है आरबीसी का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका जो कणों की साइज होगी यहाँ से तो गोल होगी लेकिन अंदर से क्या होगा? चपटा हुआ होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि आरबीसी कणों में जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन बढ़ेगी कि घटेगी? तो ऊपर हम अगर कणों के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन आपकी घटती है। ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अब हम बात करते हैं इसमें केंद्रक। आरबीसी के कणों में केंद्रक नहीं होते हैं। जब इसमें केंद्रक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें डीएनए टेस्ट नहीं कर पाओगे। डीएनए टेस्ट के लिए केंद्रक होना सबसे जरूरी है। अगर आपका कोई बोल दे कि दीजिए मैं आरबीसी से आपका डीएनए टेस्ट करता हूं, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जहां पे केंद्रक होंगे वहां पे ही आपका डीएनए टेस्ट होगा। जैसे हमारा बाल है तो हमारे बाल के सेल में जो होता है उसमें केंद्रक होते हैं। हमारा जो नाखून होता है इस नाखून के सेल में केंद्रक होते हैं। इन सबसे आपका डीएनए टेस्ट हो सकता है, लेकिन आरबीसी के कणों से डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। भैया इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। लाइसोसोम का मतलब क्या होगा? लाइसोसोम आपके इसमें होंगे जिनको ये मारकर खा जाता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिराणु का 95% होता है। मतलब जितने भी कार्पल्स होंगे, अगर मान लो 100% हमारा कार्पल्स है सॉलिड फॉर्म में, तो 95% की हिस्सेदारी कौन लगाता है? इसको हम कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। ये आपका एक सेकंड, आगे की ओर बात करते हैं। ये आपका रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है? यह ब्लड का 95% हिस्सा कौन रखता है? आरबीसी रखता है। किसमें? रुधिराणु में। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड है तो उसमें आरबीसी होगा, अगर आरबीसी है तो उसमें हीमोग्लोबिन होगा। अगर हीमोग्लोबिन है तो उसमें दोस्तों आयरन होता है, और आयरन की कमी होने की वजह से आपका एनीमिया एक रोग होता है जिसको कहते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता। जैसे इसमें आयरन की कमी होगी, अगर आयरन में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है उसकी हीमोग्लोबिन में कमी होगी। अगर हीमोग्लोबिन में कमी होगी तो उसके आरबीसी में कमी होगी। अगर आरबीसी में कमी होगी तो ब्लड में भी कमी होगी। उस समय आप लोग को डॉक्टर लोग के पास जाते हो तो आपको आयरन की गोली देते हैं, आप 1 हफ्ते में खाकर चंगा हो जाते हो, अर्थात स्वस्थ हो जाते हो।
अब हम बात करते हैं WBC की। किसकी बात करेंगे? WBC की। तो WBC होता है एक प्रकार का, सॉरी, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और इसका जो आकार निश्चित नहीं होता है, यह किसी भी शेप में आपका हो सकता है, 1D 2D 3D, इसके कोई शेप नहीं होते हैं। और हाँ, इसमें केंद्रक होते हैं। अब जो WBC होता है इसके कणों में केंद्रक होते हैं। हाँ, अब यहां से आपका केंद्रक होने की वजह से यह WBC के अगर कणों से DNA टेस्ट हो सकता है, अर्थात यहाँ पे DNA की जांच हो सकती है। अब हम बात करेंगे, इसमें लाइसोसोम होते हैं। जी हाँ, इसमें लाइसोसोम होंगे, क्योंकि लाइसोसोम ही इसके कणों को क्या करता है? मार देता है, मार कर क्या करता है? खा जाता है। अब आगे को चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये होते हैं 6, लेकिन 3 का यूज नहीं है यहाँ पर। जो 3 है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक को कहा जाता है एंटीबॉडी, दूसरे को कहा जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो आकार होता है बिल्कुल टी आकार का होता है। कैसे होता है? टी आकार का। एक आपका होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। अब जो है एंटीबॉडी क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट क्या होता है। जैसे जो है एंटीबॉडी एक प्रतिरक्षा करता है। जैसे सपोज दैट आपको मच्छर काट लिया। अगर आपको मच्छर काट लिया तो मच्छर जो आपको काटेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड में उसका वायरस आएगा। जब उसका वायरस आएगा तो किसको सूचना देगा? लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट उनसे निकल जाएगा लड़ने के लिए। तो लिम्फोसाइट जाएगा उस, अगर इसकी क्षमता है तो लिम्फोसाइट क्या करता है? उसको मार देता है। अब जब उसको मार देगा तो उसका लाश तो होगा, उसके बॉडीज होंगे। तो लिम्फोसाइट को खाता नहीं है, तब उसको खाने के लिए कौन जाता है? मोनोसाइट। इसीलिए जो इसके कणों का आकार होता है यह बड़ा होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि WBC में सबसे बड़े कणों का आकार किसका होता है, तो बोलोगे मोनोसाइट का। किसका बोलोगे? मोनोसाइट का। मोनोसाइट जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा मारे गए वायरस या मारे गए जीवाणु को क्या करता है? यह खा जाता है। अब जैसे ही कुछ ऐसे रोग होते हैं जिससे हमारा जो एंटीबॉडी फेल हो जाता है, लिम्फोसाइट हमारा फेल हो जाता है। क्यों? जैसे आपका HIV है, HIV रोग ना तो किसी को आप बता सकते हो, ना तो किसी के द्वारा आप इलाज करा सकते हो। तो HIV अगर आपको हुआ है तो जो उसका वायरस है हमारे जो ब्लड में जाता है, तो यह जो एंटीबॉडी सूचना दे देता है कि हमारे शरीर में एक वायरस घुसा है, तो लिम्फोसाइट उसको निकल जाता है मारने के लिए, लेकिन लिम्फोसाइट उसको मार नहीं पाता है, अर्थात लिम्फोसाइट ही शहीद हो जाता है। जब मर जाएगा तो बाकी लोग काम नहीं कर पाते। इसीलिए HIV में मैक्सिमम रोग होने की वजह से हमारे शरीर से कंट्रोल हट जाता है, और हमारे शरीर से जब कंट्रोल हट जाएगा तो वहां से मृत्यु होना 100% संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा HIV रोग किसको, HIV जो होता है किसकी वजह से होता है, तो जो ये लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट उसके कणों को मारने जाता है लेकिन मार नहीं पाता है, अर्थात उसके जो कणों की स्ट्रेंथ होगी इनके कणों की स्ट्रेंथ से ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए इसको मारने के चक्कर में लिम्फोसाइट के ही कण क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। फिर जो आपका HIV के जो जितने भी वायरस के कण होंगे ये हमारे शरीर में पूर्ण रूप से फैल जाएंगे। और एक बात सुनिएगा, इसमें पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक का मतलब DNA, क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये अटैक करेगा कौन? HIV के कण। कहां पे? हमारे केंद्रक पे। और हमारे जब केंद्रक पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो डिस्ट्रॉयड करेगा, जैसे देखा जाए तो DNA होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको ये ब्रेक करेगा, जिससे आपके शरीर में थकावट होगी, जिससे आपके शरीर में रक्त की कमी होगी, जिससे आपके शरीर में दुबलापन होना स्टार्ट हो जाता है। और HIV के कारण आपकी आंखें धस जाती है और आपके जो शरीर है बिल्कुल कंकाल तंत्र के रूप में हो जाते हैं, बिल्कुल आप अधमरा टाइप में हो जाते हो, क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जो WBC है वह धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ये जो प्लेटलेट्स होता है इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम करते हैं थम्प्रोसाइट। क्या कहा जाता है? थम्प्रोसाइट। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस का मतलब इस टाइप में, देख रहे हो? इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। हाँ भाई, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें आपके केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक नहीं पाए जाएंगे तो DNA टेस्ट यहाँ पर भी इसके कणों के द्वारा भी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इसमें लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स क्या करता है? इसके कणों को मार देता है, मारकर क्या करता है? खा जाता है। आप भी जानते हो कि जो प्लेटलेट्स होता है इसके जो कणों का जीवन काल होता है वो 1 हफ्ता अर्थात 7 दिन होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्लेटलेट्स है इसका यूज क्या है।
तो प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण एक कण माना जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ होता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है और हमारे शरीर के अंदर एक पावर्टी होती है, जिसके वजह से हम आसानी से चल फिर घूम सकते हैं, अर्थात हम खेल कूद सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज सीखिएगा कि ये जो शक्ति प्रदान करती है, कभी कभी यही जब छीड़ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, चल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंगू जो होता है, डेंगू रोग हो जाने के कारण हमारे जो प्लेटलेट्स की जो काउंट है 2 लाख है, ये 2 लाख से अगर अधिक होगा तो सही है, अगर यही ज्यादा डाउन हो जाएगा तो उस स्थिति में आप मूर्छित हो जाते हो, उस स्थिति में आप ठीक से चल फिर नहीं पाते हो। तो वहां पर जो डेंगू बीमारी होगा, डेंगू बीमारी होने का मतलब यही है कि हमारे प्लेटलेट्स में काउंट में कमी आएगा। हमारे प्लेटलेट्स के काउंट में जब कमी आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा कंट्रोल क्या होगा, शरीर से अब दूर जाएगा, हम शरीर के ऊपर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, एक तरह का जो ब्लड होता है, पहले ही बोल दिया संयोजी ऊतक है, मतलब एक कनेक्शन का काम करता है। तो ये इस तरह से आपने सीखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इसके बारे में अच्छे से जाना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे मैं फिर से दोहरा देता हूं, जो आरबीसी होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अब इसके जो कणों का आकार होता है गोल होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और रुधिराणु का 95% हिस्सा होता है। और ये ब्लड जो होता है आरबीसी, पहले ब्लड होगा फिर आरबीसी होगी फिर आपकी एचबी का मतलब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन होता है आपका, आयरन होता है, और आयरन की कमी के होने की वजह से आपके हीमोग्लोबिन में कमी होगी, हीमोग्लोबिन में कमी हुआ तो उसकी आरबीसी में कमी होगी, अगर आरबीसी में कमी हुआ तो उसके ब्लड में कमी होगी। ब्लड में कमी होने का मतलब क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, अर्थात आप अपने शरीर से आपका कंट्रोल खो देना पड़ेगा। अब देखते हो कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं काफी चंचल होते हैं, अपेक्षाकृत आज के जो वयस्क लोग हैं, ये जो आज के वयस्क लोग हैं काफी सुस्त रहते हैं, एक इनमें लेजीपन होता है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, काफी घूमते फुदकते रहते हैं, इधर उधर चंचलता उनकी दिखती है। उसमें क्या है, उसका एक रीजन है, उसमें आयरन क्या है, अच्छी मात्रा में आयरन अच्छी मात्रा होने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने का मतलब उसमें आरबीसी बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ने का मतलब उसमें ब्लड की संख्या, ब्लड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से इस सेशन में हमने जाना आप ब्लड क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड कैसे कैसे हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में कैसे कैसे काम करता है, और ये ब्लड कैसे बनता है, ब्लड के प्रकार कौन कौन से थे। इस तरह से हमने ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी तो भी नहीं ली है, इसके लिए अभी भी हम 1 या 2 वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। और आप लोगों से एक सकते रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे बने रहिएगा और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी इससे मैं बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप लोगों का। और Artlist.io